हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने त्रिकोणमिति को काफ़ी पढ़ा है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। अब आपने फंक्शन पढ़ा था और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम इनवर्स उसी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं जो 1 1 और 2 होता है। लेकिन आप कहेंगे कि हम त्रिकोणमिति फंक्शन का कैसे इनवर्स पढ़ सकते हैं, उसका तो त्रिकोणमिति फंक्शन तो 1 1 और 2 ही नहीं होते, क्योंकि में तो पीरियोडिक होते हैं। और जो फंक्शन पीरियोडिक होते हैं हमें कुछ टाइम के बाद उनकी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है, मीन्स दे आर नॉट 1 1। सो लेकिन उनका फंक्शन डिफाइन करने के लिए यदि हम उनको 1 1 बना दें तो हम उनका फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर हम sin x को देखें और sin x का ग्राफ यदि हम बनाएं कुछ इस तरह का ग्राफ होगा sin x का। यहाँ पे हम -π/2 ले लेते हैं, यहाँ से भी ये आगे जाएगा ऐसे, ये हमारा -π/2, यहाँ पर π/2, ये पाई और 3π/2। ओके, तो इस तरह हमारा अगर हम देख रहे हैं तो इसी की हॉरिजॉन्टल लाइन को जो -1 से 1 के बीच है sin x का ग्राफ बहुत बार इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं। लेकिन यदि हम किसी भी -π/2 से मतलब एक इंटरवल लेते हैं, यदि जैसे हम माइनस यहाँ से ले लें और आप ये इंटरवल ले लीजिए -π/2 से π/2 ले लीजिए, अगर हम sin x यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि रेंज तो इसकी वही है सेम, ये यहाँ पे -π/2 पे -1 दे रहा है और π/2 पे 1 दे रहा है, सो रेंज इज इक्वल टू -1 to 1 क्लोज। बट यहाँ पे फंक्शन ऑन 1 1 हो जाएगा। ओके, तो यदि हम इस तरह से डोमेन इसका डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन डोमेन जस्ट फ्रॉम -π/2 to π/2, सो देन वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ sin x। अब आप कहें सर -π/2 से π/2 में 1 1 है, लेकिन π/2 से 3π/2 में तो 1 1 है। बिल्कुल, π/2 से 3π/2 में भी 1 1 है और यहाँ पर भी साइन इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। सो इस तरह हम छोटे छोटे इंटरवल लेकर और उनको सभी में इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि -π/2 से π/2 हमारी उस इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल ब्रांच मानी जाती है, सो इस प्रिंसिपल क्योंकि इसे प्रिंसिपल ब्रांच मानते हैं, तो जब हम नॉर्मली साइन इनवर्स x बोलते हैं तो हम sin x का ये डोमेन लेकर साइन इनवर्स डिफाइन करते हैं। ओके, तो यदि हम नॉर्मली हमारा sin x is a function from r to -1 to 1. Okay, but then it is not 1 1. But if we define sin x such that it is -π/2 to π/2 -1 to 1, then we are talking about this part of the sin x from here to here, then it is 1 1. Then we can define a function denoted by sin inverse x, and its domain will be range of sin x -1 to 1 to -π/2 π/2। और ये इस तरह का होगा कि sin इनवर्स x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ sin x। ओके, सो इस तरह हमने यदि sin x के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2, so we can define the inverse function of sin x. So in the same manner we can also restrict the domain of cos x, like if we take the graph of cos x, it looks like something like that. Okay, ये हमारा -π, -π plus π, and here it is -π. Okay, so यदि हम cos x का यहाँ से 0 से लेकर 0 से और
पाई तक इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो हम यहाँ से cos इनवर्स x को डिफाइन कर सकते हैं. So if we restrict the domain of cos x from 0 to pi, then we can define cos inverse of x such that domain of it will be -1 to 1 and range, or we can say codomain, will be 0 to pi. Okay. So is it in the similar manner we can define the tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. So first we will see that how we restrict the domain of this trigonometric function, and we define sin inverse x, cos inverse x and then whole other inverse trigonometric functions. So function, domain and range. So पहले हम नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लेते हैं. So ये हमारा sin x होता है, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x. ओके. sin x का डोमेन हमारा क्या होता है? डोमेन होता है पूरा r पर डिफाइन. रेंज होती है -1 to 1. ओके. cos x भी हमारा पूरे r पर डिफाइन और रेंज इसकी भी -1 to 1. ओके. tan x हमारा उन पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं है जहां पर x cos x 0 होता है. ओके. और cos x 0 होता है odd pi by 2 पर, odd मल्टीपल ऑफ pi by 2, बेसिकली 2n plus 1 pi 2. You can say n belongs to natural. So means this is the domain of tan x and range is r, and domain of cot x is not defined at those points at which sin x is 0. So that means n pi points, because any integer multiple of pi sin at any integer multiple of pi sin x will give 0 and belongs to natural integers basically. रेंज हमारी cot x की भी r होती है. sec इनवर्स के लिए यदि हम देखें, sec इनवर्स x का डोमेन, sec इनवर्स sec x का जो डोमेन होता है वहां पे cos x जहां पे 0 होता है वहां पे डिफाइन नहीं होगा. और इसकी रेंज यदि देखें तो इसकी रेंज होती है mod x greater than equal to 1. ओके. ये हमारे याद होंगे, नहीं है तो हम रिकॉल कर लेते हैं. cosec x का डोमेन होता है r minus n pi and belongs to, because cosec x भी वहां पे डिफाइन नहीं होगा जहां पे sin x 0 होगा, और इसकी रेंज भी mod x greater than equal to 1. लेकिन ये इस डोमेन को यदि हम कंसीडर करते हैं होल डोमेन, तो इस डोमेन में ये फंक्शन बाउंड नहीं हो रहा. ओके. सो अब हम यहाँ पे लेते हैं इनवर्स फंक्शन. सो किसी भी इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होती है, मतलब जो उसका कोडोमेन बोल सकते हैं या रेंज बोल सकते हैं, रेंज जो होती है वो उसके मतलब जिस फंक्शन पे हमने इनवर्स डिफाइन किया उसका डोमेन होता है. ओके. हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसी तरह हमारे 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे. साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. ओके. तो हमने अभी देखा था
साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए हमने साइन के फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया, और साइन के फंक्शन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया था -π/2 से π/2। ओके, तो साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 होगी। और जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा वो बेसिकली साइन एक्स की रेंज जो होगी वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, और साइन एक्स की रेंज हमारी है -1 to 1। So it will be the domain of sin inverse x. In the similar manner, domain of cos inverse x will be -1 to 1, and range will be 0 to π. cos इनवर्स x के को डिफाइन करने के लिए हमने cos x के डोमेन को 0 to π रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो बेसिकली होगा tan x की रेंज, और tan x की रेंज होती है रियल नंबर। और tan इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए हमने tan इनवर्स x के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया। जैसे कि हम हमारा tan इनवर्स x का यदि ग्राफ देखें, हमने sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का तो पहले देख चुके हैं। Take it π/2 and this is 3π/2. So graph of tan x is something like that. Okay, there it is π2. So अब यहाँ पे देखिए, यदि हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, वर्णन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, और if that line intersects the graph of any function at more than one point, then that function is not one. But if we draw a horizontal line here, this is intersecting graph of tan x here and here, and this will also intersect after that at infinite points. So means function of tan x is not 1. So to define tan inverse x, we have to make tan inverse x 1, 1 and 1, and for that we restrict the domain of tan inverse x -π/2 to π/2. Okay. So means when we will define tan inverse x, domain of tan x will be range of tan inverse x. So tan inverse x range will be -π/2 to π/2. Okay. Now we can see cot inverse x. If this is pi, this is 0, and this is -π. So how the graph looks like of the cot x? Cot x graph looks like something like that. Something like that. It will not match this line. So it intersects x-axis at π/2, -π/2, and after that it will be repeated. So if we see the graph of cot x, then it is also not 1, 1. So to make it 1, 1, we restrict the domain of cot x from 0 to π. We will take only this part. We can take any other part, but we are taking principal branch of cot inverse x. Okay. So what will be the domain of cot inverse x? Domain will be the range of cot x, and range is here R. Okay, you can see by the graph. And what is the range of cot inverse x? Range of cot inverse x is domain of cot x. So domain of cot x we have taken 0 to π. Okay. Now we will see the graph of sec inverse x.
After some time, actually, we will also draw the graph of this inverse function. But at the moment, we are just taking a sense that what will be the domain and range of that inverse function with the help of trigonometric function. So if you remember the graph of sec inverse x, what is the graph of sec inverse x? If we take this one, this is pi by 2, and this side, this is minus pi by 2. This is 3 pi by 2. Okay. And if this is the line y equal to 1, y equal to 1, and this line is y equal to minus 1. Okay. So how the graph of sec x look like? You remember? The graph of sec x will look like something like that. Okay. And here also in the similar manner. Now this will be repeated. And where it is 1, it is 1 at 0. This is origin. And where it is O, sec inverse graph has to come under y equal to minus 1. Okay. Because cos x is less than 1. So inverse of cos x means 1 by reciprocal, 1 by cos x will be greater than 1 or smaller than minus 1. Something like that. So they will intersect at y equal to 1 and y equal to minus 1. Okay. Yeah. So now you can see that we have to, if we want to define inverse function of sec x, then we have to restrict the domain of sec inverse x to make it 1. So we restrict domain of sec inverse x from 0 to pi. Okay. So now what will be the domain of sec inverse x? Domain of sec inverse x will be the range of sec x. And what is the range of sec x? Range of sec x, it is upper than, means greater than y equal to 1 and smaller than y equal to minus 1. So we can say that domain of sec inverse x is mod x greater than equal to 1. Okay. And now what will be the range of sec inverse x? Range of sec inverse x will be the domain which we restrict. What is that domain? We have taken domain 0 to pi. But in 0 to pi, pi by 2 is not included. Sec x is not defined at pi by 2. So range of sec inverse x is 0 to pi minus pi by 2. Okay. Now in the similar manner, we can also see the graph of cosec x. I am just drawing these graphs so we can understand some properly, we can visualize properly.